जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के आपके अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आज मैं ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है बिहार पुलिस का, उसका ये सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 को हम लोग करवा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। 21,391 पदों के लिए 7/8/2024 को यह परीक्षा हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इसको पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। तो पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्कशन है, तो सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा लेकिन आपको बेनिफिट्स होगा। अगर कंटिन्यू है चैनल पे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो वस्तु का संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, वेग। P बराबर mv हो जाएगा, mv। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? विग्रह सही नहीं है तो राज्यसभा राज्य के लिए सभा, यह सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के लिए यह समास विग्रह नहीं है। राज्यसभा का समास विग्रह होगा राजा की सभा। राज्यसभा मतलब राजा की सभा। ठीक है, जैसे लोकसभा, लोकसभा मतलब प्रजा की सभा होती है, सभी लोगों का सभा। वैसे ही राज्यसभा मतलब राजा की सभा। और गुरु दक्षिणा मतलब गुरु की दक्षिणा। ऋण मुक्ति मतलब ऋण से मुक्त। सेना नायक मतलब सेना नायक। ये सब सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डैक्स ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जे.ई. पुरकिंजे द्वारा यह शब्द दिया गया था। ठीक है, जीव द्रव्य का। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। डुजाई डिन ने जीव द्रव्य की खोज, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य का नाम दिया था। ठीक है, याद रखिए 1839 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होता है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की गई। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी वातावरण की जांच करने के लिए किस मार्कशीट शॉर्ट सर्किट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा F7 का। F7 का प्रयोग किया जाता है। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था साकले द्वारा किया गया था, साकले द्वारा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया था। इसके अलावा उनके सहयोगी जॉन बर्डिन एवं बॉटलर बेटन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया था F लेचेस्टर। सेफ्टी पिन का किया था वाल्टर हर्ट। गैल्वेनोमीटर का किया था एंडे मेरी एम्पियर। लिफ्ट का किया था आपका एलिसा ओटिस। स्कूटर का जी ब्राडसा। और देख लेते हैं हम लोग। बाईसाइकिल का किया था के मैकमिलन। कताई मशीन का सैमुअल कॉप्टन। और डायनमो का माइकल फ्राइडे। लाउड स्पीकर का होरेस शॉर्ट। और टेलीफोन का किया था ग्राम बेल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 1857 का विद्रोह है और यहाँ पे केंद्र दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को विद्रोह करना है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एक का एक हो जाएगा। नाना साहब थे, कहाँ से उनका संबंध? कानपुर से था। और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी का। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला थे आपका फैजाबाद से। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका सेट फर्स्ट में भी पूछा गया था और सेकेंड में भी पूछा गया था। तो इससे ये अनुमान लगता है कि 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, निकलसन मारा गया था और हंटसन, याद रखिएगा। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। यहाँ के कौन से दमन करता? कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून। अब मारा कौन गया था? हेनरी लॉरेंस। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और आपका यहाँ से था हुनरूज। अब इन्होंने ही कहा था कि पूरे झांसी में एक मर्द वही थे, रानी झांसी को कहा था। ठीक है, याद रखिएगा।
इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली और कर्नल अनिल जो था दबाने वाला। जगदीशपुर के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के। तो यहाँ से थे कौन? आपके वीर कुंवर सिंह, विलियम टेलर एवं विशेष टायर थे। बरेली से थे खान अब्दुल गफ्फार खान, कैंपबेल दमनकारी थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर्नल थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला दबान करने वाले थे जनरल रेंडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। बारदोली में 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। देख लेते हैं यहाँ का डिटेल्स। 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ किसान के आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन है। उस समय प्रांतीय सरकार के किसान का लगान 22% से वृद्धि करके जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित के मामले का जांच कर 22% वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटा करके 6.03% कर दिया गया था। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि दी थी। ये याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि सरदार की उपाधि किन्होंने दिया था, तो बारदोली की महिला द्वारा। अच्छा, इन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और बात जानते हैं कि मौलिक अधिकार से अगर संबंध किनका हो जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, याद रखिएगा। अगर भारत का बिस्मार्क पूछे तो कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यह प्रति व्यक्ति आय पे किया जाता है, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था में 4 प्रकार के समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। स्थापना की बात करते हैं विश्व बैंक का तो जुलाई 1944 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। सदस्य कितने हैं इसके? 189। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कुछ और इंपोर्टेंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD का विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना 1/7/1944 अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का है। 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं अर्धगोला की यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। उस पर सीधे आपका 3πr² सीधे आपको उसका मतलब क्या बोलते हैं फार्मूला लगाइए, वहां से बन जाएगा आंसर। चलिए फिर मैथ का क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। द्विघात समीकरण से लिया गया है बहुपद वाले भाग से। इसका आंसर कोई वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक नहीं है। आप लोग मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अगर देखिए वास्तविक किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगर 0 से बड़ा अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए, आंसर ऐसे आएगा तो वो वास्तविक होगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा तो अवास्तविक हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर देखते हैं। यदि ABC कितना है तो ये अनुपात में लिखना है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसे करके अपना आंसर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आंसर इसका। चलिए फिर मैथ का क्वेश्चन 12 नंबर है, इसका आंसर C हो जाएगा। देख लेते हैं और आगे। देखिए यहाँ से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। AP से क्वेश्चन आ रहा है, द्विघात समीकरण से आ रहा है, आपका कहाँ से बेलन वगैरह गोला वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है, ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में झूमी कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दाहिया किस राज्य में कहा जाता है? ये आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है। भारत में झूमी कृषि एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया, बेबर, मसान और पेड़ा कहा जाता है। अन्य झूम कृषि के प्रमुख नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रख लीजिए, दरोगा में भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। झूम पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है, असम में, मेघालय में, मिजोरम और नागालैंड में। बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में। पोंडू या पेड़ा आपका आंध्र प्रदेश में। कुमारी पश्चिमी घाट में भारत के। कुमन पामाडाबी उड़ीसा में। वालरे या वाल्टेरे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और भी है कुछ इंपोर्टेंट, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया दरोगा में। खील क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश में। करूबा हो जाएगा झारखंड में। फामलू हो जाएगा आपका पामलू
मध्य प्रदेश मणिपुर में माफी चाहेंगे। दीपा हो जाएगा छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार समूह में। कैगिन हो जाएगा आपका फिलीपींस में। मिल्पा हो जाएगा मेक्सिको मध्य अमेरिका। कोनुको हो जाएगा वेनेजुला। रोका हो जाएगा ब्राजील। लंदाग हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया। रे हो जाएगा वियतनाम में। और टोगन हो जाएगा म्यांमार में। चेन्ना हो जाएगा आपका कहाँ पे, तो श्रीलंका में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेवेली लिंगेनाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका झारखंड, तमिलनाडु में, माफी चाहेंगे तमिलनाडु में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवेली लिंगानाइट कोयला खनन क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। टर्सरी युगीन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम असम, नवेली तमिलनाडु एवं पलना राजस्थान में। भारत में लिंगानाइट सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के आपके में होने का अनुमान है। प्रमुख कोयला खनन से संबंधित राज्य को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज में स्थित। झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, आपका रामगढ़, यहाँ पे प्रमुख रूप से कोयले पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तातापानी और रामकोला में है। उड़ीसा में तलचर में है। तेलंगाना में आपका सिंगरेली में है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में है। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना सेलों में कुल कोयला तृतीय या टर्सरी युगीन चट्टानों से मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, 15 नंबर, गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये हुई थी आपकी 1985 को। गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते हैं। यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा शुरू हुई थी। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को तरह लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवरेज उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषात्मक औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना है। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तहत धारा 3 के तहत किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2014 में नमामि गंगे को राष्ट्रीय नदी के गंगा का संरक्षण कार्य हेतु स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय गंगा परिषद स्थापना 2016 में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो ये आपका प्लेटी हेल्मिंथीज का है। आप याद रखिएगा, इसका है। इसमें कुछ ज्यादा आपका डिस्कशन करने वाला है नहीं। चलिए, 17 नंबर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के टैक्स जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला से आपको तुरंत में अंदाजा लग जाना चाहिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो भागलपुर में। तो भागलपुर में हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, 2 ही डॉल्फिन आपको संस्थान है, एक पटना में है, एक है भागलपुर में, बिहार में। देख लेते हैं। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर तक लंबा है। 1951 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया था। मतलब 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। ये कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय में स्थित है। जब भी जाइएगा, मेन ट्रेप होते हुए गांधी मैदान जाइएगा तो आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा। प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद डैक्स से संबंधित है? किन किन राज्यों से या किस मतलब नदी से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका संबंधित है श्रीशैलम से। कृष्णा नदी जल विवाद श्रीशैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आपको आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच नदी के जल को जोड़ करके ले जाता है। ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद का समाधान वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायीकरण के द्वारा स्थापना की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए, 19 नंबर देखते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। याद रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था। रमेश के अलावा और किसी को नहीं मारा। देखिए, रमेश, देखिए
कोई चीज यदि बल ज्यादा दे रहा हो कि उसी ने ही किया था उस काम को, याद रखिएगा। एक और हिंदी का एक और क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत का क्या होगा, सु जोर आगत, तो क्या हो जाएगा स्वागत। ठीक है, देव जोर आले देवालय, ये सब तो आप लोग बना लीजिएगा आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया? ये आपका 33% रखा गया। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी बात अगर हम लोग करते हैं ना, दुनिया में जनसंख्या जितने भी है, कोई भी जनसंख्या हो कितना भी हो, 33% वहां पे कम से कम वन रहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, 33%। अगर बात करते हैं 33% से भी ज्यादा वन आपका जापान में है, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ वो नहीं है। देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में 33% की बात की गई थी। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के बारे में देखते हैं। यहाँ का डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का वन कुल भूमि का कितना परसेंट है आपका? 25%, 25.17% है। 21.76% वन है और 3.41% आपका वृक्ष आवरण है। 1952 की नीति के भारत में 1988 में संशोधित किया गया था, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन स्थिरता को आपका सुनिश्चित करना है। एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका 18%, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और मैथ का क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल्स है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में क्या हम डिस्कशन करें दोस्तों, आप सब भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व का नाभिक का प्रतीक क्या होगा? आप सभी को पता है कि आर्गन होगा। देखिए क्या इसमें क्या दिया गया है कि आर्गन का जो होता है, द्रव्यमान संख्या होता है आपका कितना? 40, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है इसका? आपका 18 ही होता है, याद रखिएगा। और आर्गन क्या हो जाएगा? आर्गन एक है अकेरिय गैस है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने वाला वह है, परमाणु संख्या बराबर हो जाता है नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, Z बराबर P बराबर E। और एक और याद रखने वाला है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर पूछेगा तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, क्या हो जाएगा आपका? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। पहले एनेलिडा आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम से जाना जाता था, एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु माफी चाहेंगे 1845 के केटी वॉन सीबोल्ट ने एनेलिडा को एक समूह से अलग कर दिया। उन्हें वम्स नाम एवं शेष जंतुओं को आर्थ्रोपोडा के नाम से समूह से जाना गया। श्वास क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीवन में क्लोमा द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों को फुफ्फुसों द्वारा होती थी। तो ये है थोड़ा सा डिस्कशन, आप देख लेते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोटिक्स से अलग करती है? तो आपको बता दें, ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यह हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। अपमार्जक है, अपमार्जक क्या हो जाएगा? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण के साथ। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं, अपमार्जक कठोर जल की उपस्थिति कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः यह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण से होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी तथा वनस्पति तेल से किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है और सफाई में भी कठिनाई होती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है।
जल की अस्थायी कठोरता जिसमें कैल्शियम का, मैग्नीशियम का क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होते हैं। जल में अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर की जा सकती है। जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, ताकि हमें ये मोटिवेट मिले कि मेरा वीडियो सही आदमी तक जा रहा है, मेहनत हम जो कर रहे हैं सफल हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो में कोई कमी आपको नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक कर मत कीजिए, और आप कमेंट्स कीजिए कि आपके वीडियो में ये कमी है, हम सुधार करेंगे। बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और भुजा हुआ चूना के जलीय घोल को पीएच मान बढ़ने का सही क्रम है। ये हो जाएगा सेंधा नमक, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और भुजा हुआ सोडा, ऐसे हो जाएगा। सेंधा नमक 7 से अधिक पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो 8.1 आपका होता है, और सबका याद रखिएगा आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। धोबन सोडा का क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों बहुत वीवीए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भुजा हुआ चूना हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका भी पीएच मान हो जाएगा 12.4। चलिए 31 का देखते हैं। असमान गति को निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है। यह हो जाएगा एक वस्तु समान समानांतरों में असमान दुनिया तय करती है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अम्ल करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, ये हो जाएगा नीले लिटमस को लाल करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। देखिए जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल, याद रखिएगा। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और भी पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अम्ल के बारे में। पीएच लेवल क्या होता है, 7 से कम होता है, जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। अम्ल के महत्वपूर्ण अम्ल के देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल आपका सिरका से मिलता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से मिलता है, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, अन्य सिट्रिक फल से मिलता है, लैक्टिक अम्ल दही से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर से मिलता है, टार्टिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम से मिलता है। देखते हैं टार्टिक अम्ल इमली ये से मिलता है, कार्बोनिक अम्ल आपका सोडा वाटर अन्य पेय से मिलता है, मेलिक अम्ल आपका सेब से मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक तन्य धातु यहाँ पे सोना होगा, लेकिन नॉर्मली बात करते हैं तो चांदी को दिया जाता है आंसर, ठीक है। चांदी को अधिकतर आपको आंसर में दिया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाया जा सकता है। देखिए 1 ग्राम अगर सोना लीजिए तो इससे तार कितना लंबा बन सकता है, बहुत लंबा, लेकिन ये बहुत महंगा होने के कारण इसका तार नहीं बनाया जाता है, चांदी का तार बनाया जाता है। आप यदि यूएस वगैरह में जाइएगा तो ज्यादातर आपको चांदी का तार ही देखने के लिए मिलेगा, उसके नीचे फिर तांबा आ जाता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्य कहलाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की गुणवत्ता को आघातवत्त कहते हैं, ठीक है। आघातवत्त तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। 34 आंसर देखते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डेक्स कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में डेक्स कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त और संतृप्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन क्रम उत्प्रेरक के रूप में निकेल प्रयोग किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। इस दोनों में क्या सही है क्या गलत है ये हमें देखना है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो केवल एक सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ब्रह्मोस आपका सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, सही है। निर्भय स्वदेशी एवं क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में और पॉइंट जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका
290 किलोमीटर और 2.8 मैक की ध्वनि के साथ ये गुणवत्तापूर्ण है। इसका नाम भारत और ब्रह्मपुत्र नदी के रूस के मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को के। निर्भय मिसाइल, यह लंबी दूरी तक सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। इस मिसाइल के सतत संस्करण और परीक्षण पहली बार उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकरण परीक्षण रेंज में 12 मार्च 2023 को किया गया था। निसार के बारे में हम लोग देखते हैं, निसार क्या है। निसार आपका हो जाएगा इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। इसरो और नासा द्वारा विकसित रडार है। दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपकरणों को विकसित करने का लॉन्च करने के लिए नासा और इसके बीच में इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV माइक 2 नामक प्रक्षेपण से छोड़ा गया। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलने परिस्थिति तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। भारतीय कैबिनेट किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? ये आपका 23 अगस्त को किया गया। 23 अगस्त को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारतीय अंतरिक्ष गाथा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश में टीम बिहार पहुंचा था? तो ये बिहार किस देश की टीम पहुंचा था, याद रखिएगा। तो अगर बात हम लोग करते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका पहुंचा था, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है अमेरिका पहुंचा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई? ये आपका ग्रेटर काजीरंगा में हुआ था। काजीरंगा कहाँ है? असम में। विश्वनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और TSA फाउंडेशन इंडिया 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान जांच प्रजातियों के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए। याद रखिएगा। यह अध्ययन सुष्मिता कर और मोनालिसा वरिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा की गई थी। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। यह एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? तो यहीं पे, याद रखिएगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? तो यह आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस, याद रखिएगा, फिलीपींस। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल पहली खेप भेजी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पेस्टली द्वीप को आपका लेकर के यह विवाद चलता रहा है उनके बीच। बिहार में किस स्थान बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? ये मिला है आपका सुल्तानगंज में, भागलपुर के सुल्तानगंज में, ठीक है। आपको कह सकते हैं बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध के तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। 1861 के ईस्ट इंडियन रेलवे निर्माण के दौरान भागलपुर के जिले के सुल्तानगंज में मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में इंग्लैंड के बकिंघम संग्रहालय में रखा गया है। यह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 42 का देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो 61.80%। दोस्तों इससे पहले 2 सेट हम करवाए हैं, यह तीसरा सेट है। आप यकीन मानिए तीनों सेट में जनगणना से क्वेश्चन 1 या 2 पूछा गया है। तो आप या तो क्वेश्चन ही सीधे मत कीजिए, आपको ये अंदाजा रखिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना आपके लिए VVI टॉपिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर इतनी रही। कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार देखते हैं, कुल साक्षरता दर रही थी 61.80%, पुरुष की रही थी 71.2%, महिला की रही थी 51.5%। सर्वाधिक अगर देखते हैं हम लोग साक्षरता जिला कौन सा हो जाएगा बिहार में, तो आपका रोहतास हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में ये वाला हो जाएगा
सर्वाधिक महिला पुरुष की बात करते हैं रोहतास में होगा। न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं पूर्णिया में हो जाएगा 59.06%। सर्वाधिक महिला हम बात करेंगे तो रोहतास में हो जाएगा 62.96%। वहीं पर महिला न्यूनतम महिला साक्षरता के बारे में बात करेंगे सहरसा में हो जाएगा, याद रखिए सहरसा में। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष एवं महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है बिहार, याद रखिएगा। अच्छा, साक्षरता में अगर बात करते हैं भारत में सबसे टॉप राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, याद रखिएगा केरल। निम्नलिखित में कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। देख लेते हैं। शिवालिक पर्वतमाला का तलचट्टी सिंधु से लेकर के तीस्ता तक अवच्छिन्न रूप से भाबर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकर पत्थरों बजरी की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिक सांद्रता होती है, जिसके कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती है। भाबर प्रदेश के दक्षिण जाएंगे दोस्तों, भाबर प्रदेश के दक्षिण भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी को तराई प्रदेश कहा जाता है। भाबर प्रदेश की लुप्त हुई नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है, यहाँ जैव विविधता विशाल भंडार है। यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है पेरियार? पेरियार कहाँ पे है? केरल में है, याद देखिए केरल में। पेरियार भारत के केरल में स्थित है। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व पराबिकुलम आपका टाइगर रिजर्व भी स्थित है, याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया गया है जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दादोरी, अंसी, बिलगिरी, रंगनाथ, ये सब कर्नाटक में स्थित है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कालकर, मुथुलुम, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, असिरी, विल्लीपुत्रम, मेघलाई, ये सब आपका तमिलनाडु में है। आपका मेलघाट, पंच, पेंच, ताडोबा, अंधारी, साहेदरी, नवेगांव, नागजीरा और बोर, ये सब महाराष्ट्र में है। कुछ और आप लिख लीजिए जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है। आपका ये सब जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है, ये सब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पन्ना बिहार में बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा इंसेट टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? ये वर्ल्ड प्रेस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कालाजार बीमारी का रोगाणु है, ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका लिस्मेनिया के कारण। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होती है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा होता है। इस रोग की वाहक बालू मक्खी होती है। आपसे ये पूछा जाता है कि किसके काटने से होता है बालू मक्खी? परजीवी प्रोटोजोआ कारण होने वाला अन्य रोग देखते हैं। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। पायरिया आपका एंटी अमीबा जिंजुवेलिस के द्वारा होता है। सोने की बीमारी आपका ट्रिप्टोसोमा गैम्बियस के द्वारा होता है। पेचिस का एंटी अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 47 देखते हैं। समसूत्री विभाजन मदद करता है। ये करता है क्षतिग्रस्त आपका कोशिका ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में। जैसे हमें कोई मान लिया पेट में चाकू मार दिया लीवर में, तो वो जो रिकवरी होता है धीरे धीरे बढ़ता है, किसके कारण? समसूत्री विभाजन कारण। समसूत्री विभाजन की अगर बात हम लोग करते हैं तो मस्तिष्क में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका के सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। इन्होंने ही इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री में 5 चरणों में बांटा गया है। अंतावस्था, पूर्णावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था और अंत्योदय अवस्था। समसूत्री विभाजन को पाश्चावस्था सबसे छोटी अवस्था होती है, वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? ये आपका परमाणविक नाभिक खोज के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की सोने की सबसे पतली पन्नी का अल्फा कणों का बौछार करवाया। इस प्रयोग का रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक की खोज के लिए हुआ था। रदरफोर्ड को नाभिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था।
निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? खटवा, सुजनी, पट्टचित्र एवं मधुबनी चित्रकला। तो ये पट्टचित्र नहीं है, लेकिन सुजनी, ये सब आपका बिहार को हो जाएगा। इस चित्रों में कपड़ा एवं हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प चित्रकला, खटवा कला। खटवा एक प्रकार का एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई है। इसका उपयोग डिजाइनर टेंट, छतरिया और सामियाना बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघराने के कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरिया बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुजनी के बारे में देखते हैं। ये मुजफ्फरपुर में सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। ये वीवीआई हो जाता है, जीआई टैग जिसे भी मिला है वीवीआई हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। मधुबनी का चित्रकला है, बहुत ही बेहतरीन है, विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश का ये क्वेश्चन है 50 नंबर। योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंसर इसका, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 51 नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर वंस हो जाएगा आपका। 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, ऐसा इस बार से क्या हुआ कि गद्यांश दिया गया। अब आपको क्या करना है, 53 से लेके 56 नंबर क्वेश्चन तक इस गद्यांश को अच्छा से अगर पढ़ लीजिएगा, आराम आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसको पूरे आप पढ़ लेंगे तो 53 से लेके 56 नंबर, मतलब 1 2 3, आप 3 क्वेश्चन को, 3-4 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आराम से, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। ऊपर जब आप पढ़िएगा तो दिया गया है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त काल को कहा जाता था। गुप्त काल के बारे में वहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट। गुप्त काल कला के साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल का था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं भी उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला के विशेष नाम निम्न है। प्रथम बार में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण था। विदेशी प्रभाव से मुक्ति था। कुषाण आदि पूर्वकालिक नगनता की लोप थी। धर्म कला के अनुगामी के रूप में पाषाण के अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ। देवगढ़ का दशावर मंदिर, वैष्णो मंदिर, भारतीय मंदिर के निखार शिखर संभवतः पहला उदाहरण आपको यहीं पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 भी होगा उसी पे। संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है, आंसर ये हो जाएगा किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? कौन बनाता है? श्रेष्ठ पुस्तकें। अच्छी पुस्तकें जो है आपका बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वह नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे? तो वे कहे थे पुस्तकों को नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति होती है, याद रखिएगा। बौद्ध सर्किट में शामिल होने का स्थल बिहार में नहीं है। राजगीर, बोधगया, सारनाथ, पटना। तो सारनाथ नहीं है, क्योंकि सारनाथ आपका यूपी में हो जाएगा। सबसे पहले यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना क्या किया था, पहला उपदेश दिया था। बौद्ध सर्किट में सम्मिलित स्थलों में सारनाथ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि रोड मंत्री है, बौद्ध सर्किट परियोजना के शुरू किया था, जिसमें देश भर में बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने का सड़कों में आपस में जोड़ा जाएगा। तो बिहार में बात किया जाए तो ये जोड़ा गया कहाँ कहाँ पर बिहार में, ये याद रखिएगा, बिहार में पूछा जा सकता है। बोधगया, राजगीर, वैशाली, कहलगांव, पटना, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब तो हो जाएगा यूपी में, लेकिन बिहार का जो है वो याद रखिएगा। 58, निम्न से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो बाकी आपका सारा हो जाएगा। स्वतंत्रता का, धार्मिक का, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। निम्न में से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का नहीं है। मूल अधिकार के साथ मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद आपका 300 को अंतर्गत कानूनी रूप में इसे रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। समता या समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28,
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपका 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग रीट जारी होता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 12 के द्वारा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सदस्यों में 15% से अधिक नहीं होने की प्रावधान किया गया, जहां सदन की संख्या 40 से 40, वहीं अधिकतम 12 हो गए। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान का भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची 1 और मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। माता पिता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा आपको प्राप्त करवाना। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि ये अपने वायुमंडल पकड़ रखता है, उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं को द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है तो निर्वात नहीं हो सकता है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आपकी गैस में होती है, याद रखिएगा। जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, याद रखिएगा। माध्यम तथा ताप बढ़ाने पर इसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाइएगा तो आपके ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 63 क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया गया। यदि एक चाल में परिवर्तन होता है तो इसके वेग में भी परिवर्तन होगा, इसमें कुछ त्वरण होगा। यदि इसके वेग में परिवर्तन होगा तो इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा, कुछ त्वरण भी होगा। यदि इसके वेग में परिवर्तन होगा तो इसकी चाल में परिवर्तन नहीं होगा। डी क्या है? अगर इसकी चाल में परिवर्तन होता है तो लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। इसमें सही हमें चुनना है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर का देखते हैं। फोर्स का उपयोग कंप्यूटर के रूप में किया जाता है तो ऐप का संक्षिप्त रूप क्या है? तो फ्री। चलिए बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। और वहीं पे बिहार में कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में कुल शहरी क्षेत्रफल आपका 10,195.49 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 24 डिग्री 10 मिनट 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के इतना तक हो जाएगा आपका। वही अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो इतना हो जाएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 345 किलोमीटर होगा। वहीं पे पूर्व से पश्चिम होगा 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। चलिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कांवर झील हो जाएगा, जो कि आपकी कहाँ पर है? बेगूसराय में।
ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। काबर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, याद रखिएगा। यह एक अपशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्ग प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान बिहार में 3 रामसर स्थल क्रमशः है, काबर झील, नागनटकी अभ्यारण्य, आपका नकटी पक्षी अभ्यारण्य। रामसर एक ईरानी शहर है जो 1971 में आंध्र भूमि उनके नाजुक परिस्थितियों तंत्र को रक्षा उपायों एवं कदम चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। भारत के 1982 में रामसर कन्वेंशन अनुसंधान किया गया था। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश की रेणुका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 67 नंबर देखते हैं। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका 2011 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। यह कानून बिहार के 2011 में लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन जायदाद दस्तावेज दिए जाने वाले अलावा आवास, जाति, चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों की लोक सेवा उपलब्ध नहीं करा सकने वाली सरकारी कर्मचारी अधिकारी दंडित होंगे। बिहार संबंधित अन्य अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, बिहार मद्य निषेध शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन घर घर तो मिल रहा है शराब। भारतीय सरकार की तरफ से टैक्स करेंसी नोट जारी करता है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है। भारत में नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए गए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखा होता है, जिसमें 115 करोड़ का मूल्य होता है और 85 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा शामिल होता है। 115 करोड़ का स्वर्ण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व्यापारिक बैंक की शाखा विस्तार का नियमन करना, मतलब कोई भी बैंक आपका शाखा कहाँ खोल रहा है, क्या कर रहा है, सब पर नियंत्रण रखना। कोई बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण आरबीआई की अनुमति से नहीं कर सकता, बिना अनुमति के। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मतलब महंगाई बढ़ रहा है या घट रहा है उस सभी को नियंत्रित करना आरबीआई का हाथ में है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है? तब का बी हो जाएगा श्रमिकों को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है? ये आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका सुश्री देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को डैक से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2024 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है। किस शक्ति का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे डाटा दिया गया है। यह संघ सूची समर्थित सूची की स्वीकृति देती है, यह आपातकाल की घोषणा स्वीकृति देती है, यह कर के प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वाक्यों को स्वीकृति देती है, यह वैधानिक संशोधनों को पारित करता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 2 और 4 दोनों सही है, ठीक है, 2 और 4 दोनों यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नियुक्त का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। डाटा यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 74 के दौरान राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। देखिए, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री को आपको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री सीएम को नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल यहाँ पे 75 देखते हैं क्या कह रहा है। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अंत मंत्रियों का नियुक्ति करेगा। 75 का 2 कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। 3 क्या कहता है? 75 का 3 मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? आपको जवाबदेही होती है, उत्तरदायी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट
उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक कार्यों को पंचजन से संबंधित नहीं है। ये आपका हो जाएगा कीकट, कीकट हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा है? तो सुभद्र है, सुभद्र है। चलिए, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसमें से हो जाएंगे 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, अगर इन्हीं के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हिंदी के फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों का विद्वान कौन हो जाएंगे? आपका अमीर खुसरो हो जाएंगे, अमीर खुसरो। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा का साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका बी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आपका 1857 के विद्रोह के नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या हो जाएगा? पॉमस्टन हो जाएगा, पॉमस्टन हो जाएगा। 1857 में हो जाएगा पॉमस्टन, आप याद रखिएगा। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किए थे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1921 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार बुद्धि दर्पण प्रकाशन किया था। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था 1823 में, उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान में ब्रिटिश सेना ने 1880 में लहराया था तो पोलिलुलर में, याद रखिएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान के मराठों के निजाम के साथ एक समझौता लिया गया था। फ्रांसीसी सहायता ने वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके ऑर्केड पर कब्जा किया था। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो को सेना में आपको क्या किया था? पोलिलुलर नाम पर स्थान पर हरा दिया था। देखिए, टीपू सुल्तान जो था बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। टीपू सुल्तान के बारे में क्वेश्चन बनता ही है। मसूर का शेर कहा जाता है उन्हें। ठीक है, और टीपू सुल्तान के बारे में आपको हम बता देते हैं, उन्होंने बोले थे 100 दिन जीने के बदला आप 1 दिन जिए और शेर के जैसे जिए। भारत में बनने वाले सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी, यह हो जाएगा आपका आलमारा, मतलब बोलने वाला फिल्म। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आदेश ईरानी निर्देशित आलमारा रिलीज हुई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी, याद रखिएगा, इसका डेट याद रखिएगा। भारतीय पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आपको बिहार पुलिस में ज्यादा पूछा जाता है, वन लाइनर टाइप का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार प्रस्तावना को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सबसे जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है? ये आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। ऊपर भी हम बताए थे आपको हाई कोर्ट के लिए। वहीं पर अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति जाएगा तो माफी चाहेंगे, ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हाई कोर्ट के लिए, ये हो जाएगा 226 हाई कोर्ट के लिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है उच्च न्यायालय के लिए 226। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इससे पहले भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे, लोकसभा के पहले प्रति उत्तरदायी होते हैं। डिस्कशन में हम आपको बताए थे, आपका 75 का 3 में ये शब्द को कहा गया है। देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए,
एक समबाहु त्रिभुज, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम 87 बता देते हैं, ये हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देख लीजिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। जो भुजा होगा उसको बस डाल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब त्रिभुज से क्वेश्चन 3-4 पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा। वहां से त्रिभुज को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मतलब 10th का मैथ अगर आप लोग बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 89 का आंसर ठीक ये हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, 90 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर। आपका यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा रोक करके वीडियो। चलिए 92 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ट्रिगोमेट्रिक से क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सबका मान, जैसे कॉस का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, रख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, यदि यदि एक दी हुई समाविधि में कीमतों और मौद्रिक आय को दोनों को दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तित रहेगी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये आपका बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस नाम से जानी जाती है, तो दूध आपूर्ति से। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध आपका दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियर ने ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत में विश्व दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे आ गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 97। भारत में सबसे बड़ी वह नदी है, तो ये गंगा हो जाएगी। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो आपको 2525 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर है। अच्छा, बिहार में गंगा की कितनी लंबाई है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। गोदावरी की इतनी लंबाई है, कृष्णा कितनी है, नर्मदा कितनी है, महानदी कितनी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, तो वृक्ष लगा करके, ठीक है, वनारोपण द्वारा। अब यदि वन रोपिएगा तो उससे रोका जा सकता है। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है सोनपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण तथा इसको रोक लगा के। 99 का देखते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 का देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन। आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम भी मोटिवेट होकर डेली बाय डेली आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।